नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। और हर बार की तरह आई होप आप अपने परिवार के साथ हैं और बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि हम यही सेटअप पे यही एनवायरनमेंट में हमारे एक एक्सपर्ट से जुड़े थे, जहां हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी और वो था प्रोक्रेस्टिनेशन। 2025 ख़त्म होने आया है और हम सब जानते हैं कि जब साल की शुरुआत होती है ना, तो मैं और आप हम सब मिलकर ईयरली रेजोल्यूशंस बनाते हैं अपने लिए और हम नक्की कर लेते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि इस साल में मुझे ये काम पर्सनल फ्रंट पे और ये काम प्रोफेशनल फ्रंट पे करने हैं। लेकिन इस लिस्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा साल वहीं पड़ी रहती हैं और शायद साल ख़त्म होने तक वो वहाँ ही रहती हैं और शायद इसी को टाल मटोल करना या प्रोक्रेस्टिनेट करना कहते हैं। सही है या गलत, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और चलिए मुलाकात करते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस भारती नायक। भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारती प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करने वाली हैं और आई एम श्योर इसका जवाब हम सभी ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की जाती है, रात को सोच कर ही सोते कल सुबह उठ के यही किया जाएगा, लेकिन फिर सुबह उठते हैं और अलार्म बजता है स्नूज़ पे और एक बार, दो बार, तीन बार, एट लास्ट ये हो जाता है कि हमने जो सोचा है वो हो ही नहीं पाता है और फिर रात को फिर प्रॉमिस करते हैं नहीं, कल सुबह फिर हम पक्का ट्राई करेंगे 100% के हम वो काम कंप्लीट करें। तो इसके पीछे का मैथ क्या है, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। हम तो हालांकि अपनी उम्र आधी जी चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हमें देख रहे हैं, मैं यही आशा करती हूँ और इवन भारती भी आई थिंक वही फील्ड में काम करती हैं और वही कहती हैं कि अगर बच्चों को सही दिशा मिल जाती है जल्दी, आपके जो ये ग्रोइंग ईयर्स है जहाँ पर आप डेवलप हो रहे हैं, आप ग्रो हो रहे हैं, अगर उस समय आपको शायद ये चीज़ों का एहसास हो जाए तो आपकी पढ़ाई का जो ये आपकी एजुकेशन जर्नी है वो बहुत हद तक आपके लिए एक आसान भी चीज़ बन जाएगी और बाकी सब चीज़ें भी डेफिनेटली रूटीन में बन जाती हैं। भारती जो है ये NLP मास्टर ट्रेनर हैं। पिछले 18 से ज़्यादा सालों से ये HR फील्ड में काम कर रही हैं। ये प्रोएक्टिविटी कोच भी हैं और आप सब जानते हैं हमसे पहले भी जुड़ी हैं हमारे ही माध्यम पे। भारती, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़्यादा समय ना लेते हुए, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि जब हम टाल मटोल की बात करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करने की बात करते हैं, कई बार ये बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से ये डिले होता है। मतलब अंदर इंसान के बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपके हिसाब से ये जो गहरे संकेत हैं, इसको हम किस तरह से, मतलब ये क्या क्या चलता है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल। पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बरसों से मैं इसके ऊपर स्टडी भी कर रही हूँ। साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मैं क्लोजली काम भी कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जब प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ हाईलाइट करती हूँ कि ये बहुत कॉमन है बट बहुत डीप रूटेड है। और जैसे आपने कहा कि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। सो कई बार हम जब बाहर बिहेवियर में देखते हैं, हमको लगता है कि अच्छा सामने वाला ऐसे ही अवॉइड कर रहा है किसी चीज़ को, या फिर हम उसको एक लेबल दे देते हैं कि अरे ये तो लेज़ी है, इसको तो कुछ करना नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक डीप रूटेड बिहेवियरल पैटर्न है और बच्चों में अगर खास करके मैं बात करूं, वो कई बार ऐसा होता है कि वो लेज़ी नहीं होते हैं पर वो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अनकंफर्टेबल हैं वो चीज़ से, इसीलिए वो चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। राइट। सो एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स, इवन टीचर्स फॉर दैट मैटर, मेरा उनको रिक्वेस्ट यही होगा कि इंस्टेड ऑफ लेबलिंग किसी भी बच्चे को कि आप लेज़ी हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, अगर हम पूछें उनको कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी, तब हमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है जो उनके अंदर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल
जब मैंने इन सब के बारे में स्टडी करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 4 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक है परफेक्शनिज्म. जो बच्चा होता है वो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चल रही होती है कि मुझे हर चीज़ अच्छे से करनी है, सब चीज़ बिल्कुल बराबर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ. और दूसरा होता है उनको प्रेशर होता है. सो उनको एक कंपैरिजन बार बार कभी टीचर्स करते हैं, कभी पेरेंट्स करते हैं. सो उनको हमेशा लगता है कि मुझे जो भी करना है बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है. सो वो उस चक्कर में वो नहीं करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बल्कि वो अच्छे से करना. करेक्ट. दूसरा है ओवरवेल्म. आप भी जानते हो आज के एनवायरनमेंट में कितनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं. पीयर प्रेशर तो रहता ही है. एट द सेम टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस पेरेंट्स की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, मेरा बच्चा डांस में या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी करे. सो उस चक्कर में बच्चा ओवरवेल्म फील करता है. राइट. प्लस टीनेजर्स अगर हैं तो उनके इमोशनल एंड बॉडी चेंजेस रहते हैं. सो ये सारी चीज़ों के साथ डील करके काम करना अगर सोचते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप तो बच्चे का सोच सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा. करेक्ट. सो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें. यहाँ से शुरू करें तो प्रोग्रेस मिलेगा, या वो सब्जेक्ट शुरू करें तो प्रोग्रेस मिलेगा. सो वो ओवरवेल्म फीलिंग कंफ्यूजन वाले स्टेट पे होते हैं, जहाँ पे वो फिर अवॉइड करते हैं कि वो गुत्थी को सुलझाएगा कौन, इससे अच्छा नहीं करो. तीसरा होता है ओवर थिंकिंग, जहाँ पे बार बार यही सोचते रहते हैं कि इस चीज़ को करने से मिलेगा क्या मुझे, और इस चीज़ को करूँगा तो कैसे करूँगा. सो इतना उसके ऊपर थिंकिंग में चले जाते हैं कि एक्शन ले ही नहीं पाते हैं. एंड चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है वो है फियर. अगर मैंने किया और गलत हो गया तो, अगर मैंने इसको अच्छे से नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब मुझे डांट पड़ सकती है, मुझे फिर से करना पड़ेगा, मुझे पनिश करेंगे, या जो भी चीज़ मैंने मंगवाई है जैसे पेरेंट्स को बोला वो वेस्ट हो जाएगी तो फिर मुझे सुनना पड़ेगा. करेक्ट. ऐसी बहुत सारी चीज़ों का छोटे छोटे फियर्स, छोटे छोटे हेजिटेशंस वो इकट्ठा कर लेते हैं, एंड वो चीज़ बिहेवियर में बाहर आती कि इससे अच्छा करो ही मत, अवॉइड कर लो. राइट. सो ये बहुत डीप रूटेड है जितना हमें लगता है कि ये कॉमन है सब में. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे भी मैं रिलेट कर पा रही हूँ वो है शायद डर. क्योंकि डर जो है वो आपको कोई भी चीज़ करने से बहुत बार मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है. और आजकल जहाँ का मतलब जिस तरह से एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, हर चीज़ में प्रेशर है, और वो एक डर अच्छा परफॉर्म करने का, और अगर नहीं हुआ तो मुझे किस तरह से लोग देखेंगे, वो एक अलग ही चीज़ है. तो बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हाँ डेफिनेटली ये एक हो सकता है. और दूसरा जो आपने कहा कि जो दूसरा एंड है कि परफेक्शन जो है वो एक परफेक्शन के साथ जो काम करने की कुछ बच्चों की एक होती है कि नहीं मुझे करना है तो परफेक्ट करना है वरना नहीं करना है. बहुत सही कहा आपने भारती. लेकिन ये जितनी भी सब बातें जब हम करते हैं ना ये बहुत आसान लगती हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है. क्या कहेंगे इस बारे में? और अगर आप ये समझ जाते हो कि आपका टाइप क्या है, टाइप मीन्स आपको क्या चीज़ करना पसंद है, आपका स्टाइल क्या है, अगर या फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आप वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है. एंड सेम चीज़ बच्चों के अंदर भी हम अगर हम पेरेंट्स या केयर गिवर्स हैं उनके आसपास हैं तो हम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड अगर बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनके लिए आइडेंटिफाई करना खुद के बारे में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी रहेगा. राइट. सो पहली कैटेगरी होती है वो है बिगिनर्स या स्टार्टर्स. दूसरी होती है एग्जीक्यूटर्स जो एग्जीक्यूट करते हैं. एंड थर्ड होते हैं फिनिशर्स. सो सिंपल क्वेश्चन अगर आप पूछते हो, जैसे सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा या आप सबसे बेस्ट किस में हो, what are you best at? Are you best at starting things, executing things or completing things?
अगर इसका जवाब मिलता है आपको कि मुझे शुरुआत करना तो बहुत अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ का अगर हम बात करते हैं या आइडिया रखते हैं तो मैं एक्साइट हो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है एंड आइडियाज आती हैं कि अच्छा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यू नो। कितने होते हैं जो एकदम एंथुसियास्टिकली शुरू हो जाते हैं, राइट। सो दैट मीन्स दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स और बिगिनर्स। एंड जब वो कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उनको मज़ा भी आता है, वही एक मोमेंटम बिल्ट होता है और कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन तक भी पहुंच जाते हैं। उनका वर्स्ट पार्ट होता है फिनिश करना। दे आर वेरी बैड एट फिनिशिंग थिंग्स। जैसे अगर वही सवाल मैं पूछूं कि व्हाट आर यू वर्स्ट एट, आर यू वर्स्ट एट स्टार्टिंग थिंग्स, एग्जीक्यूटिंग थिंग्स और Right. कंप्लीटिंग थिंग्स? राइट। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं शुरुआत तो बहुत अच्छे कर लेता हूँ बट कंप्लीट नहीं कर पाता, वो चीज़ आधे में छूट जाती है, बस एंड में आते आते पता नहीं वो इंटरेस्ट चला जाता है, Right, मोमेंटम right. चला जाता है, तो मेरा वो चीज़ रह ही जाती है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। और अगर आपका जवाब एग्जीक्यूटिंग है कि आई एम अ वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको वो कंफ्यूज होते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। सो जहाँ आपका सवाल था कि इज इट रियली हार्ड, बहुत मुश्किल है शुरू होना, ऐसे लोगों के लिए हाँ मुश्किल इसलिए बिकॉज कंफ्यूजन स्टेट में है, उनको यही नहीं पता शुरू कहाँ से करना है, पहला स्टेप क्या लेना है। और शायद वो वेट कर रहे होते हैं उन लोगों का जो उनको या तो इंस्ट्रक्शन दे, उनको क्लियर गाइडेंस दे, एक पाथवे दे, एक ऑर्डर दे, या फिर क्लैरिटी दे कि करना क्या है। अगर ऐसे बच्चे हैं और एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स, आप थोड़ा सा भी उनसे आप डिस्कशन करते हो, बात करते हो, तो उनके आइडियाज या उनके थॉट्स बाहर आते हैं, वहां से उनको क्लैरिटी मिलती है कि पहला स्टेप क्या है। देन दे कैन शो, एक बार उन्होंने शुरू किया, दे विल बी वेरी गुड एट डूइंग इट। राइट। तीसरी कैटेगरी जो है वो है फिनिशर्स, कंप्लीशनर्स। उनका अगर आप उनसे बात भी करोगे तो उनके लैंग्वेज में ये आता है, अच्छा ठीक है ये करना है, चलो फटाफट इसको करके ख़त्म करते हैं। सो उनका माइंडसेट, उनका दिमाग हमेशा उसी चीज़ पे दौड़ता है कि इसको कंप्लीट करना है, इसको फिनिश करना है, जल्दी से जल्दी करके ख़त्म करो ताकि हम कुछ और करें। सो उनकी लैंग्वेज, उनकी बातों में भी यही चीज़ आपको बार बार रिफ्लेक्ट करेगा। राइट। ऐसे लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं शुरुआत थोड़ी मुश्किल रहती है बिकॉज उनका दिमाग हमेशा कंप्लीशन पे रहता है, फिनिशिंग लाइन पे नज़र होती है कि कब ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी करें। सो उनके लिए स्टार्टिंग का जो वो डिस्कशन, आइडिएशन, वो उनको ना बहुत कभी बोर करता है, कभी लगता है बहुत टाइम जा रहा है, चलो जल्दी खत्म करो, एक्शन पे आ जाओ, जल्दी ख़त्म करना है। सो एक तरह से एडवांटेज है क्योंकि माइंडसेट कंप्लीशन पे है। ऑल दे नीड इज़ क्लैरिटी टू स्टार्ट, या फिर एक सिंपल एक्शंस उनके साथ बैठ के अगर बनाएं, सो उनके पता है कि अच्छा ये रोड मैप है, 10 स्टेप लेने हैं और फिर ख़त्म होने ही वाला है। वहाँ पे उनके लिए टास्क बहुत ईजी हो जाता है। राइट, राइट। बहुत अच्छे से बताया भारती, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न, क्योंकि आपने जब ये बात की और आप 18 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं, आपके अनुसार आपको क्या लगता है आजकल के जो जनरेशन के बच्चे, ये इसमें से कौन सी कैटेगरी में ज़्यादातर फॉल होते हैं? अगेन मैं बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंटिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज बहुत डिपेंड करता है पेरेंटिंग पे। द टाइम्स हैव चेंज्ड, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग पूरा चेंज होना चाहिए। राइट। जो पेरेंट्स एक रूम ऑफ डिस्कशन देते हैं या फिर एक क्वेश्चंस वाला एबिलिटी रखते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो दे आर वेरी फास्ट एट स्टार्टिंग थिंग्स, वेरी गुड एट स्टार्टिंग थिंग्स। एक्साइटमेंट भी रहता है, आइडियाज़ भी रहती हैं और एग्जीक्यूट करना उनको अच्छा लगता है। बट हाँ, बिकॉज बच्चे हैं, उनके भी पैटर्न्स, हैबिट्स फॉर्म हो रही हैं, सो उनको ना एक सुपरविजन, एक थोड़ा पुश जी कंप्लीट करने तक का वो डायरेक्शन, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सो मोस्ट ऑफ द किड्स दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी, बट यस पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंटिंग अगर नहीं चेंज हुआ है और वही ओल्ड मेथड्स यूज हो रहे हैं, देन इन दैट केस बिकॉज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पेरेंट्स खाली टास्क मास्टर्स की तरह बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, उस चक्कर में बच्चे सिर्फ एग्जीक्यूटर्स बन जाते हैं। वो वेट करते हैं इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो करेंगे। राइट। आई मीन इट इज़ फनी बट आई मेट वन ऑफ द पेरेंट, एक पेरेंट से मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप कैसे उनसे बात करते हो बच्चों से? तो बोले
मैं ना कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि कम से कम अपना दिमाग तो यूज़ करो। मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बच्चों को कि दिमाग यूज़ करना है। राइट, नाउ थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। करेक्ट। बच्चों को दिमाग यूज़ करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो वहाँ पर तो दिमाग यूज़ हो ही नहीं रहा कोई है। नहीं आया, सही बात तो है। वो यूज़ कैसे करेगा? ब्रेन को यूज़ कैसे करेगा? मतलब आप उस हद तक बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप यूज करें। Yeah. राइट। सो ऑब्वियसली आपका फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि आपने बचपन से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बचपन से आप उनको एक डिसिप्लिन में बोल रहे हो आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। Right. आपको सोचना नहीं है, आपको बस करना है जो हम बोल रहे हैं। Right. और सडनली जब वो 13-14 के हो जाते हैं, 15 के हो जाता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा आप वो दिमाग यूज करेंगे, अब वो अपने आप सब चीजें करेंगे। Correct. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सो वो तो एग्जीक्यूटर्स ही रहेंगे। वो कभी भी बिगिनर्स या एक विजनरी, एक थिंकर्स वाले कैटेगरी में जा नहीं पाएंगे, कभी Right. फिनिशिंग में शायद जा नहीं पाएंगे। Right. वो सिर्फ एग्जीक्यूट ही करते रहेंगे। करेक्ट, करेक्ट। एंड ये एक बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज यही बच्चे जब एडल्ट बनते हैं तो वो फिर जॉब में उसी तरह का अपने काम में उसी तरह का बिहेवियर लेके आते हैं राइट। कि मुझे तो करना है, आई एम अ डूअर, आई एम नॉट अ थिंकर। सही बात है। और आप बताएं, मैं करूंगा। हाँ, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। दे विल फॉलो, दे विल नेवर स्टार्ट लीडिंग, लीड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, वेरी ट्रू। सो वो गैप काफी आ जाती है। बट हाँ, अगर पेरेंटिंग स्टाइल चेंज होती है एंड पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग देम, अगर आप उनको हेल्प करते हो डिस्कवर करने में कि आपके दिमाग को आपके डिसीजंस लेने, आपके एक्शंस लेने, उसको कैसे कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप उनसे बात करते हो, डिस्कवर करते हो, उनको हेल्प कर रहे हो बेसिकली। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, आप दूसरों के स्टोरी शेयर करो। लेट द चाइल्ड पिक दोज एक्सपीरियंसेस। राइट। उनकी लर्निंग, उनका जो एक स्ट्रैटेजी है वो खुद फॉर्म होगा। बिकॉज अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, एक यूनिक है, तो यूनिकनेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक नर्चरेंस वाला एनवायरनमेंट दे रहे हैं, या फिर हम वो यूनिकनेस को दबा रहे हैं और बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। राइट। दैट इज अ क्वेश्चन आई वुड पुट के आप सोच सकते हो कि आप कर क्या रहे हैं। जी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा साइन है हर एक पेरेंट के लिए, जिन्हें लगता है कि हमारे बच्चे करते नहीं हैं चीज़ें और चीज़ों को टालते रहते हैं, या फिर जैसे भारती ने पहले कहा कि वो आलसी हैं। उस कैटेगरी में जब आप डाल देते हैं, तब आई थिंक आपको ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है। और देखिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि आपका बच्चा कौन से कैटेगरी में फॉल होता है। और अगर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल आपसे ज़्यादा तो वो कोई अच्छे से जानता नहीं, अगर वो ऐसी है तो उसमें आपको चेंज लाना ज़रूरी है। तभी आई थिंक वो चेंज आपको अपने बच्चे में ला पाएंगे, या जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करती हूँ भारती, तो जैसे आपने कहा कि ओवरवेलमिंग स्टेज के बारे में आपने बताया, लेकिन क्या ये एक तरह का मानसिक बोझ है किसी के लिए? क्योंकि कई बार बहुत डर लगता है, समझ नहीं आता है, तो मेंटली बहुत तकलीफ हो ऐसा फील होता है। क्या ये सही है? हाँ, कुछ हद तक सही है। Right. क्योंकि मोर देन फिजिकल, इमोशनल लोड लेके चलते हैं बच्चे। राइट। सो मैं अभी 2-3 दिन पहले आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल। लिंक्डइन पे बहुत सारे न्यूज़लेटर्स, आर्टिकल्स आते हैं। सो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें एक पिक्चर था बच्चे का बैग कैरी करते हुए, और उसमें लिखा था कि बच्चे हमेशा 2 तरह के बैग कैरी करते हैं। एक जो फिजिकल बैग उनका है बुक्स के साथ भरा हुआ, अभी तो इतना हैवी बुक्स के साथ होता है कि वो एटलीस्ट 4-5 kgs का हो जाता है। और दूसरा होता है एक इमोशनल बैग जो वो कैरी करते हैं। अब ये इमोशनल बैग कौन सा है? ये वो बैग है जो उनके घर से आ रहा है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को सिर्फ देखते नहीं हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, अपनी एक समझ बनाते हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग से वो अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। करेक्ट। सो ये वो स्टेज पे है जहाँ पे उनके बिलीव्स बन रहे हैं। अब अगर आप फैमिली में कुछ हुआ है और पेरेंट्स ऑब्वियसली कभी सामने बात करते हैं, कभी छुप के बात करते हैं, ईदर वेज बच्चा सुन रहा है, बच्चा देख रहा है। आप घर में किसके साथ कैसे बात करते हो, जैसे घर में अगर हाउसमेट्स हैं उनको एक साथ कैसे डील कर रहे हो, आपके बड़े हैं घर में उनके साथ कैसे बात कर रहे हो, आपस में एज अ कपल आप कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो।
ये सारी चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे महसूस कर रहे हैं, राइट। और वही चीज़ें अडेप्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ से उनका बिलीफ आता है। अब एक रिसर्च ये भी है कि फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, सिबलिंग्स, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से बच्चे ने कौन सा अंडरस्टैंडिंग, कौन सा लर्निंग निकाला उसमें से। राइट। एक ही परिवार में, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी 2 बच्चे, सिबलिंग्स, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग सोच रख सकते हैं। राइट। किसी ने ये सीख ले ली कि कपल है, उनमें फाइट होती है, एट द एंड जो प्यार होता है, हाँ। जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो बना रहता है। राइट। सो रिलेशनशिप में प्यार एंड रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो वही चीज़ वो बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, क्या मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या मुझे प्यार मिल रहा है, क्या मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे वो या तो उसको रिबेल करते हैं, या तो फिर वो अपने शेल में चले जाते हैं। जैसे टीचर्स के साथ, टीचर्स अगर एक्नॉलेज करती हैं, उनको अच्छा लगता है, तो टीचर एंड स्टूडेंट का बॉन्ड बनता है। अगर वो उनको अवॉइड करती है, जैसे उन्होंने हैंड रेस किया बट उसको अवॉइड किया, दूसरे को चांस दिया, मल्टीपल टाइम्स अगर होता है, या फिर किसी प्रेजेंटेशन में या किसी कॉन्टेस्ट में बच्चा है, अब सारे बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बट अगर चांस दो, थोड़ा सा नर्चरेंस दो, तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर वो नहीं मिलता है तो बच्चा वही रिलेशनशिप को यहाँ पे कंपेयर करता है कि क्या मुझे वो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, क्या मुझे वो प्यार मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये रिलेशन ठीक नहीं है। करेक्ट। सिमिलरली दूसरा बच्चा जो है, दूसरा सिबलिंग जो है, वो उसका ऑपोजिट लर्निंग ले सकता है। राइट। कि अच्छा, रिलेशनशिप में प्यार और रिस्पेक्ट नहीं है, दैट मीन्स रिलेशनशिप में हम कैसे भी रह सकते हैं। सो वहाँ पर गिव एंड टेक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बढ़ने लगता है। सो Right. बिलीव्स बनते हैं, करेक्ट। और यही बैगेजेस बच्चे अपने साथ कैरी करते हैं। सो जब हम ओवरवेल्म बोलते हैं कि वो अपने पढ़ाई को लेके ओवरवेल्म है, अपने करियर्स को लेके ओवरवेल्म है, या फिर वो एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बच्चा कुछ भी करेगा। अगर उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो अवॉइड करेंगे, अगर उनको ओवरवेल्म फील हो रहा है वो स्टेट से भी वो अवॉइड करेंगे। जब वो अवॉइड करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो अपने वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। फिर वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, रील्स, या फिर किसी भी तरह के वीडियोस देखना, करेक्ट। एंडलेस इंफॉर्मेशन है उनके पास, या फिर ऑनलाइन गेमिंग करना एंड वहाँ पे चैट्स करना। Right. बच्चा ऑटोमेटिकली वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, राइट। बिकॉज ये चीज़ें उनको नहीं फेस करनी है, बिकॉज कोई है नहीं उनको बोलने के लिए। आपको सुन के भारती, मुझे ऐसा लगता है कि सही में इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद हमारी जनरेशन में तो पता ही नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली ऐसे भी इफ़ेक्ट्स दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इस फील्ड में है, इस सब्जेक्ट को पढ़ती आ रही इतने सालों में, आपको पता है कि क्या प्रैक्टिकल है और क्या थियोरी है, और आप आसानी से आई थिंक इंसान को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो आप आइडेंटिफाई भी कर पाते होंगे कि भाई अच्छा इस बच्चे में तकलीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं गोल घूमकर हर बात जो है वो बच्चे की पेरेंटिंग पर, या बच्चे के एजुकेशन सिस्टम पर, या उसके एनवायरनमेंट पर ही आ जाती है। तो आई थिंक हम पेरेंट्स को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आजकल हम हर कहीं देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भारती, आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं या ऐसी कौन सी स्टोरीज़ हैं जो इंटरनली चलती हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन को ट्रिगर करती हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं 4 या 5 एग्जांपल्स दूंगी जी। जो ऐसे उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, और जी। कई बार ना ये स्टेटमेंट्स बच्चे मुंह से बोलते भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वही 4 कैटेगरीज को हाईलाइट करूं, पहला होता है, अगर आपने उनको बोला कि अरे तुमने ये असाइनमेंट पे काम क्यों नहीं किया, क्यों शुरू नहीं किया है, आपको पता है डेडलाइन आ रही है, हाँ करूँगा, जब मुझे समझ में आएगी करना क्या है अच्छे से तब करूँगा, अभी नहीं करना, टाइम आएगा तब करूँगा। सो बच्चे ने ऑलरेडी एक बिलीफ बनाया है कि जब मुझे समझ आएगी या जब मुझे सही लगेगा तब करना चाहिए। करेक्ट। व्हेन थिंग्स आर राइट। राइट। अब आप इसी का रिफ्लेक्शन एनवायरनमेंट में देखोगे, हो सकता है एडल्ट्स में कहीं पे सुना हो उन्होंने कि जब सही है टाइम आएगा तब हम बात करेंगे, जब सही सब ठीक हो जाएगा तब हम इस चीज़ को करेंगे, करेक्ट, तब तक नहीं करना नहीं है। करना है। या कई बार पेरेंट्स को देखा होगा
कि डेली रूटीन, डेली टास्क जो होते हैं अवॉइड करते हैं। आज नहीं करना, आज मूड नहीं है, आज छोड़ो ना, वीकेंड पे देखेंगे, तब बात करते हैं। सो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी उनके बिहेवियर में। दूसरा बिलीफ है, जैसे उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं बहुत बात करती रहती हूँ, मेरी यंगर डॉटर भी है, सो उनके साथ भी बात करती हूँ, तो वो बोलते कई बार ना मुझे समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है। सो वहाँ पे उनका ओवरवेल्म आ जाता है। सो उनका जो बिलीफ है कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको कैसे करेंगे, वहीं से शुरुआत हो जाती है। सो अपने माइंड में एक पहाड़ सा बना देते हैं राइट कि अगर ये पहाड़ है तो इसको चढ़ेंगे कैसे, वो तो मैंने सीखा ही नहीं है, तो जब सीखा ही नहीं है तो फिर वो करेंगे कैसे। राइट सो वो अपने आप से एक बिलीफ बना लेते हैं कि ये तो पहाड़ है, इसको क्लाइंब नहीं कर सकते। तीसरा होता है, वो एक फाइट में होते हैं, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं हम। वो कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या मैं लाइफ को एंजॉय करूं, बिकॉज मेरे ये टाइम तो कभी नहीं आएगा, ये जो मेरा एज है वो नहीं आएगा। ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, सो उनको अपने सेम सेक्स, अपने पीयर्स के साथ प्लस ऑपोजिट सेक्स के साथ बात करना, उनके साथ रहना, जी वो लाइफ भी चाहिए। साथ में उनके यही वो टाइम है जहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, उनको कहीं ना कहीं करियर पाथ देना है। सो वहाँ पे हम बड़े जो हैं वो उनको वो प्रेशर आ रहा है। करेक्ट। और चौथा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पर मुझे ये छोड़ना नहीं है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। राइट। बट क्योंकि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो बहुत मन मार के उनको वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। जी। क्योंकि पहला सवाल आता है, अच्छा ये पढ़ के करोगे क्या? और आजकल के जो पेरेंट्स मैंने देखे हैं, वो पहला सवाल यही पूछते हैं कि इसको पढ़ के क्या मिलेगा। सो उनके माइंड में होता है कि पैसे कैसे कमाएंगे। करेक्ट। अब बच्चा ये नहीं सोचता है, बच्चा ये लेवल पे सोचता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है। राइट। इससे क्या करूँगा मुझे नहीं पता। राइट। तो ये बिलीव्स उनके इतने स्ट्रांग आ जाते हैं, और वहीं से उनका ये प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर हो जाता है। राइट। कि इससे अच्छा है नहीं करो, या तो जैसा बोला है वैसे करो, दिमाग यूज मत करो, या तो फिर रिबेल बन जाओ कि मुझे जो करना है मैं करूँगा, मेरे से पूछो मत। राइट। सो ईदर वेज हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। आई थिंक यहाँ पेरेंट्स का खुद का पेरेंटिंग भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। क्योंकि जब आपने लास्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया कि भाई ऐसा क्या पढ़ना है, इससे क्या कर पाओगे, क्या कैसी नौकरी मिलेगी, कितना कमाओगे, तो आई थिंक पहले ज़माने में इसी तरह से बात की जाती थी। अच्छा आप लड़की हो तो लड़की के लिए ये जॉब सेफ है, आप इसमें नहीं जा सकते हो, आपको ये नहीं करना है। तो आई थिंक ये तो बहुत लंबा है और बहुत डीप रूटेड है। हम बच्चे की बात कर रहे हैं, पर बच्चों की पेरेंट्स के पेरेंट्स की आई थिंक हिस्ट्री निकालेंगे तो शायद इस पे थोड़ा सा स्ट्रांगली काम कर पाएंगे, लेकिन इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारती, जाते जाते आपसे एक प्रैक्टिकल टिप या ऐसा कोई प्रैक्टिकल गाइडलाइन अगर आप हमारे अडल्ट्स को, यंग अडल्ट्स को या टीनेजर्स को देना चाहें, जो आपको लगता है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल तोड़ने में थोड़ी सी भी अगर मदद कर सकता है, तो वो क्या होगा? मैंने 4 कैटेगरीज की बात की थी जी। परफेक्शनिज्म, ओवरवेल्म, ओवर थिंकिंग एंड फियर ऑफ फेल्यूर बोल सकते हो आप। जी। अगर मैं हर एक का अगर मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन देती हूँ, जैसे अगर परफेक्शनिज्म है, मैंने एक आर्किटेक्ट से बात किया था, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे 2 years बैक, बट उनको ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट बुलाते थे, और ही वॉज वेरी प्राउड टू कॉल हिमसेल्फ दैट। और मुझे हमेशा एक वो रहता था कि परफेक्शनिस्ट अच्छा नहीं होता है। मैं एक बार उनके पास गई, उनसे बात किया, वो कॉन्वर्जेशन हमारा 3-4 घंटे तक चला, एंड उन्होंने बहुत एक अच्छा इंसाइट दिया। एक स्टेटमेंट जो अभी भी मुझे याद है, दैट परफेक्शन इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। तीसरा जो कैटेगरी है वो है ओवर थिंकिंग। कई बार हम एक चीज़ को, सपोज एक टास्क है, उसको अगर करना है तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, और उसी में हम लोग लूप में चले जाते हैं। राइट। और वो लूप में इतना चले जाते हैं बिकॉज उसके जो थॉट्स आते हैं हमारे, वो सब हमारे पास्ट से कहीं जुड़े हुए हैं, हमारे पास्ट से आते हैं, किसी को देखा है करते हुए या कहीं सुना है। वहाँ से हमारे थॉट्स आते हैं, और हम प्रेजेंट में उसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे करेंगे। राइट। इसीलिए वो ओवर थिंकिंग वाले लूप में जाते हैं। बट व्हाट इफ अगर हम फ्यूचर को देखें
और वहाँ से हम वो थॉट्स को क्रिएट करें। से फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का टेस्ट है या कोई असाइनमेंट सबमिशन है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, सो इमेजिन कर सकते हैं वो, या एज पेरेंट्स हम उनको पूछ सकते हैं कि जब आप वो टेस्ट ख़त्म कर दोगे फिर नेक्स्ट मोमेंट जो होता है तब आपको कैसा फील होगा, या आपने वो सबमिट कर लिया या आपका प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद क्या फील होता है। सो ऑब्वियसली बच्चा बोलता है कि मुझे रिलीफ लगेगा, मुझे सेटिस्फैक्शन होगा, मुझे लगा हाश खत्म हो गई, एक चीज़ और हो गई, और एक काइंड ऑफ एक बर्डन सा चला गया क्योंकि ये टास्क हो गया। राइट। सो अगर हम उस मोमेंट को उठाकर हम बोले अगर ये चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे काम करना है। राइट। सो ऑब्वियसली वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। राइट। और जितना रिवर्स डायरेक्शन में सोचेंगे ऑब्वियसली वो क्लैरिटी आता जाएगा, कौन से स्टेप्स लेने हैं वो आ जाएंगे। सो ओवर थिंकिंग चला जाता है। करेक्ट। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फियर, जो बहुत हमको अंदर रहता है। उसका सिंपल सोल्यूशन इज 595। ये प्रिंसिपल को मैंने अडेप्ट भी किया, मैंने सिखाया भी और टेस्ट भी कर चुकी हूँ। आई थिंक मोर देन 100-200 लोगों को मैंने ये चीज़ टेस्ट करवाई है। एवरी टाइम इट वर्क्स। सो 595 प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल। कोई भी टास्क होता है एक फियर तो आता है, क्योंकि अगर हम पहली बार करें तो हमको लगता है होगा कि नहीं, गलत हो जाएगा, क्या होगा इससे कॉन्सिक्वेंसेस, वो रहता है। व्हाट इफ़ हम 5% जो हम फोकस करें, जो हमारा टाइम रहता है, उसको हम सिर्फ प्लानिंग में यूज़ करें कि हमने प्लान किया कैसे करना है, आइडेंटिफाई किया पहला स्टेप क्या है, और अगर किसी तरह का रिसोर्सेज चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए या कहीं से कंपैरिजन करना है, कहीं से डेटा लेना है, उसको हम लेकर हम 5% सिर्फ टाइम उसी पे डालें एंड जो पहला स्टेप आइडेंटिफाई किया है उसको ले लें। राइट। जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं ऑब्वियसली वो पहला स्टेप कोई एकदम अच्छे से नहीं होगा, बट वो शुरुआत होगी जी। वहाँ से हमको फीडबैक आएगा कि हमको इसको कैसे आगे करना है, किसी न किसी से इनपुट्स आएंगे और उसको हम उसको ऐड करके हम नेक्स्ट स्टेप ले। राइट। जितनी बार हम लेंगे उतनी बार हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो 595 इज 95% फोकस सिर्फ एक्शन पे कि मुझे आगे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बस उस पर ध्यान करके आगे करना है। राइट। सो अगर सपोज दिमाग में एक पहाड़ बना दिया है, माउंटेन बना दिया है, हमने देखा कि ठीक है हमको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, पर हम उसी को देखेंगे तो कभी चढ़ नहीं पाएंगे, पर हम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं तो पता नहीं चलता कि हम कब पीक तक पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने, और भारती ने बहुत अच्छे से कहा 595। चलिए मिलकर ट्राई करते हैं, और अगर इसको आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो भारती यहीं है, हमारे बड़ौदा की बहुत अच्छी सदस्य हैं, यहाँ ही अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको इन तक पहुँचा सकते हैं। आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप इसमें लिख सकते हैं आपकी कोई भी पर्सनल कोई भी ख्वाहिश है, या आपको लगता है ये टॉक रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन भी है या कोई पॉइंट है, कोई समस्या है, आप शेयर कीजिए, हम डेफिनेटली उसको भारती तक पहुंचाएंगे। और अगर आप भारती से कनेक्ट होना चाहते हैं तब भी हम आपको डेफिनेटली उनकी डिटेल्स चैट बॉक्स में आपके लिए दे देंगे, ताकि अगर आपको लगता है कि आप भी यहाँ इस जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन का एक वेब है उसमें कहीं फंसे हुए हैं तो उसमें से निकल कैसे सकते हैं, तो डेफिनेटली भारती इज़ द बेस्ट चॉइस, और आप उनसे मिल सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी। और भारती आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और आई एम श्योर आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। जाते जाते एक बहुत ही अच्छा मैंने कोट पढ़ा था, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, हंसिएगा मत। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। जब हम शॉपिंग की बात आती है ना तो हमें बहुत कब सब चीज़ें लेने का मन करता है, फिर कहते हैं अरे पॉकेट में कैश नहीं है, डेबिट कार्ड इतना बैलेंस नहीं, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें ले लेते हैं। तो ये उसी को रिलेटेड एक ये कोट है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट्स अ लॉट ऑफ फन अंटिल आई गेट द बिल। सो बहुत मज़ा आता है चीज़ों को टालने में, डेफिनेटली मज़ा नहीं कहूँगी, दिमाग में बहुत सब चीज़ें चलती है, और जैसे भारती ने कहा कि मेंटली इमोशनली बहुत सारा बैगेज है जो हम कैरी करते हैं। हालांकि कोट मैंने हंसते हुए कहा, पर पीछे बहुत सारी इंटरनल स्टोरीज़ हैं।
लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप उसमें से बाहर निकल आएंगे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। और ये सिर्फ आप पर नहीं है, मुझ पर भी लागू पड़ता है, हम सब पर लागू पड़ता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, मैं भारती को डेफिनेटली ये सेशन के बाद चुराने वाली हूँ और पूछने वाली हूँ बैठा कर के, भाई इसको मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि 2026 में मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहती हूँ जो मेरी चिट्ठी जो है लिखी हुई है वहाँ पर पड़ी रहे और मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी वही चाहते होंगे। आपका फिटनेस है, आपकी डाइट है, आपका प्रोफेशनल फ्रंट है, जो भी आप चाहते हैं आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो चलिए मिलकर काम करते हैं। और ये वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है, तो सबसे छोटी से छोटी मदद जो आपने है ना वो हर किसी के लिए कर दी है, कम्युनिटी के लिए इन जनरल मैं कहूँ तो ये एक हेल्प हो जाएगी सबके लिए। और सब्सक्राइब का चैनल है, अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह हर हफ्ते जुड़ने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।